माँ भारती को प्रणाम है और हमारे सभी स्वजनों को, अग्रज अनुज मित्रों को और मेरे छात्रों को यथोचित प्रणाम आशीष। व्याख्यान की अगली कड़ी में मैं आप लोगों को आगे ले चल रहा हूँ। द्विवेदी युग में का दूसरा भाग आज मैं बताने जा रहा हूँ। द्विवेदी युग में एक विशेष युग का भी आरंभ हुआ। भारतीय युग में लगभग कहानियों का अभाव रहा है, लेकिन द्विवेदी युग में कहानियों का सूत्रपात हुआ। मानव एक नई गद्य विधा का प्रादुर्भाव हुआ। भारतीय युग में कहानी लेखन नहीं के बराबर था, अगर हुआ भी होगा तो शायद बाद में छपा, इसलिए प्रमाण का अभाव मिलता है। लेकिन जब उपन्यासों की बात आई तो द्विवेदी युग में उपन्यास खूब चले। मैंने बताया कि कुछ जासूसी उपन्यास और तिलस्माती उपन्यास भी लिखे गए, जिसमें गोपाल राम गहमरी का सरकटी लाश, मासूम की भूल, भूतनाथ, भूत के पांव पीछे और प्रमुख धारावाहिक चंद्रकांता संतति देवकीनंदन खत्री के उपन्यास पर चंद्रकांता पर बना है, जिसमें आप लोग देखे हैं कि तमाम तिलस्मी और जासूसी कहानियों का, जासूसी प्रकरण का वर्णन किया गया। और साथ ही साथ अनूठी बेगम, किशोरीलाल गोस्वामी की तारा और रजिया बेगम जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए। साथ ही साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ भी इस काल की कालजयी उपन्यासों में से एक है। फिर तो क्या हुआ, सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका, जो द्विवेदी युग की पहली पत्रिका, भारतीय युग ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, उनके युग के और भी लेखक संपादन किए पत्रिका का, लेकिन द्विवेदी युग में नई पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन हुआ। हालांकि सरस्वती का प्रकाशन 1900 में हुआ और इसके प्रथम संपादक शांतिप्रिय घोष थे और दूसरे संपादक प्रकांड विद्वान बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। और सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और इस पत्रिका के माध्यम से बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, नए से नए और पुराने से पुराने लेखकों को सम्मानित करते हुए कम से कम पैसे में इन लोगों ने एक अपने स्वयं के प्रेस में कहानियों का विस्तार, निबंधों का विस्तार करना इस पत्रिका के माध्यम से शुरू हुआ। और इसी पत्रिका में पहली बार किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती पत्रिका छपी। यद्यपि उस काल में कई कहानीकार प्रकाश में आते हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से शायद छपने के प्रथम प्रकाशन होने के कारण 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में पहली कहानी इंदु ही छपी और इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। लेकिन तत्कालीन लेखकों में लाला भगवान दीन और उनकी कहानी है प्लेग की चुड़ैल, और रामचंद्र शुक्ल का भी पदार्पण हो चुका था। इनकी कहानी है 11 वर्ष का समय। और साथ ही साथ एक विचित्र प्रादुर्भाव हुआ महिला का। आपको बता दें कि उस समाज में महिलाएं बड़ा पर्दे में रहती थीं और ऐसी थी, ऐसा नहीं था कि विदुषी महिलाएं नहीं थीं, विदुषी महिलाएं उस समय भी थीं, लेकिन पर्दे में रहती थीं और समाज में उनको थोड़ा सा बाहर निकलना या कुछ विशेष अवसरों में सहभागिता निभाना थोड़ा सा मनाही थी। ऐसे में इस महिला ने, जो कि बंगाल की रही हैं, बंगाल में ये बंगला भाषा में कई कहानियाँ लिख चुकी थीं, लेकिन हिंदी में भी इन्होंने अपने नाम को छिपाने के लिए इन्होंने अपना नाम बंग महिला रखा। इनकी कहानी अद्भुत कहानियाँ थीं। इनकी भी एक कहानी सरस्वती पत्रिका में छपी, दुलाई वाली। वो भी लगभग कहानी के इन दौरों में प्रथम कहानी प्राप्त करने का दर्जा प्राप्त करती हैं, लेकिन मौलिकता के रूप में अन्य किसी भी संपूर्ण प्रमाणों के परीक्षण में इंदुमती कहानी सर्वसम्मत से पास की गई कि सरस्वती पत्रिका में सबसे पहली और कहानी के क्षेत्र में सबसे पहली कहानी इंदुमती। लेकिन याद रखिएगा, कहानी का प्रादुर्भाव भारतेंदुपुर युग में भी हो गया था, जिसके लेखक हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां, जिनकी कहानी है रानी केतकी की कहानी। कहानी शब्द का प्रादुर्भाव
भारतेंदु पूर्व युग यानी उन युगों में भी हो गया था जब हिंदी अभी खड़ी हो रही थी। लेकिन मैंने बताया कि इसमें कुछ उर्दू मिश्रित, अरबी मिश्रित शब्दावलियों का भी प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ इसमें गा करके भी कहानी बताई गई है। इसलिए इसे प्रथम कहानी का दर्जा मिला है। और उसके बाद प्रथम मौलिक कहानी का दर्जा, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि कहानी किसे कहेंगे, प्रथम और प्रथम मौलिक कहानी। तो आपको हमेशा तैयार रहना है कि प्रथम कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां की कहानी है जिसका नाम है रानी केतकी की कहानी। लेकिन कहानी कला के जितने भी तत्व हैं उन समस्त तत्वों के प्रमाणन के बाद मौलिकता के रूप में इंदुमती कहानी खरी उतरती है। जैसे कहानी के कितने तत्व हैं मैं आपको गिना देना चाहता हूँ। कथानक, कथोपकथन, देश काल वातावरण, चरित्र चित्रण, उद्देश्य और संकलन त्रय, ये तीनों जो है ये 5 पॉइंट जो है या 6 पॉइंट मिला करके कहानी के रूप को तौला जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। इन 5-6 मूल्यांकन बटखरे पर, मापन पर इंदुमती कहानी पूरी तरह से मौलिकता को प्रमाणित करती है। इसलिए इंदुमती कहानी को पहला दर्जा दिया गया। लेकिन उस समय भी कई कहानियाँ थीं। मैं बताना चाहूँगा कि लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय और बंग महिला की दुलाई वाली कहानी का प्रादुर्भाव हुआ। दुलाई वाली कहानी में भी बहुत ही मर्मस्पर्शी बातें बताई गई हैं। और बाद में जब ये कहानी अपने प्रमुखता की ओर पहुंची तो विद्वानों ने, खोजकर्ताओं ने उस महिला के बारे में जानना चाहा तो पता चला कि उन्होंने अपना छद्म नाम समाज की संकीर्णताओं के नाते लिया था। उनका असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। फिर बाद में सभी पत्रिकाओं की भी कई कहानियाँ छपीं। और उसी समय तत्कालीन समय में कहानी के दौर में एक विशेष नाम उभरता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। गुलेरी जी ने सर्वप्रथम अपनी कहानी में एक नई शैली का प्रयोग किया, फ्लैशबैक शैली या चित्रपट पर विशेष अंकन, फ्लैशबैक शैली। इसमें इनकी कहानी का नाम है उसने कहा था। ये कहानी अक्सर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में है। विश्वविद्यालयी छात्र पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा कि इसी कहानी में एक ऐसी शैली का प्रयोग किया गया जिसमें मालूम ऐसा लगता है कि 2 कहानी है, लेकिन दोनों ही कहानी को अंत में उसका सूत्रपात एक हो जाता है, एक सूत्र में पकड़ में आ जाती है। अथवा यूँ कहिए कि दोनों अलग अलग वातावरण में समांतर कहानी के रूप में चलती तो है, लेकिन अंततः वह एक कहानी। तो समांतर कहानी भी हम नहीं कहेंगे। समांतर कहानी का दौर थोड़ा आगे चल करके नए युग में शुरू हुआ, जिसमें एक साथ 2-2 कहानियाँ चलती रहीं। जिसमें है कि राजा निर्वंशिया, ये ऐसी तमाम कहानियाँ हैं। इसके बारे में हम कहानी के दौर में चित्रण करेंगे कि इनकी कहानियों का क्या योगदान रहा है। तो उसने कहा था मैं 2 विचित्र वातावरण, अलग अलग वातावरण को पिरो करके, वर्णन करके लेखक महोदय ने बड़ी सफाई के साथ दोनों के एक सूत्र में पिरो करके अपने कहानी के उद्देश्य को प्रतिपादित किया है कि उसने कहा था, क्या कहा था। कहानी जो लोग पढ़े होंगे उन्हें समझ में आता है। कहानी के दौर में फिर थोड़ा थोड़ा हम समीक्षात्मक वर्णन करते चलेंगे, लेकिन आज केवल अभी गद्य साहित्य का इतिहास, द्विवेदी युग का दूसरा खंड। तो आपको बता दें कि इस कहानी पर, यह कहानी सबको इतनी अच्छी रास आई कि लेखक और डायरेक्टर लोगों ने भी इस कहानी पर पिक्चर बना डाला। उसने कहा था कि डायरेक्टर शायद विमल राय हैं, थोड़ा सा हम भूल कर रहे हैं, लेकिन हीरो का नाम हमें याद है सुनील दत्त, और नंदा इस कहानी की मुख्य भूमिका में है। और कहानी ठीक वैसे ही चली है। डायरेक्टर लोगों को एक नई शैली, फिल्म बनाने वाले लोगों को एक नई शैली मिली और जो तमाम फिल्मों में इसको फिल्माया गया। जैसे मदर इंडिया अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को शुरू में दिखाया गया होगा कि एक बूढ़ी महिला है जो पुरस्कार प्राप्त कर रही है। और पुरस्कार क्यों, कोई मतलब उसने बहुत बड़ा योगदान दिया था। मदर इंडिया ये कालजयी पिक्चर है, ज़रूर आप लोग देखेंगे। आने वाली पीढ़ियों, अपने बच्चों को भी दिखाएंगे। ये मील का पत्थर, बहुत सी पिक्चर हैं जैसे मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया, जिसका गाना है साथ बच्चों को अक्सर 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए तैयार किया जाता है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद, ये सन ऑफ इंडिया का गाना है। और सारे गाने हमारे
गीतकार संगीतकार लोग उस समय इतनी कड़ी मेहनत करते थे कि गाने ही तो फिल्मों को मजबूती दिलाते थे और सुपर डुपर हिट कराते थे। मैंने पिछले व्याख्यान में चर्चा किया कि रूसी गाना मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी आदि। तो इसने इन पिक्चरों ने लोगों को नई शैली को प्रदान किया, हिंदी सीखने के लिए विवश किया। और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने तो उसने कहा था कि माध्यम से नई शैली, तो हम बता रहे थे कि मदर इंडिया में प्रारंभ में एक महिला जो हीरोइन हैं नरगिस भी अपने आप में अद्भुत अदाकारा थीं। उन्होंने भरी जवानी में ही बुढ़िया का जो रोल अदा किया था वो शायद ही कोई कर पाया। एक ही साथ पर्दे में एक ही समय में 2 रोल कर लेना एक चुनौती थी, लेकिन नरगिस उस समय अपनी युवावस्था में थी और बुढ़िया का रोल जो उन्होंने किया वो सराहनीय रहा। और उसके बाद फ्लैशबैक चलता है और उन्हें अपने जवानी के दिनों की याद आ जाती है। फिर कहानी फ्लैशबैक के आधार पर उसने कहा था कि शैली के आधार पर शुरू हो जाती है। और वो पिक्चर इतनी हिट हुई कि फिर निर्माता निर्देशकों को तो इस नए शैली का प्रयोग करते हुए तमाम पिक्चरों का निर्माण कर डाला। तो आपको बताते चलें कि इसका श्रेय जाता है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी को, जिन्होंने अपने प्रमुख रचना कहानी उसने कहा था के माध्यम से एक नई शैली का सूत्रपात किया। आगे चलते हैं। द्विवेदी युग में व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना तो बहुत हुई, परंतु विविध विषयों को लेकर अच्छे निबंध लिखे गए। जैसे निबंध तो लिखा गया, कहानियाँ लिखी गई। मैंने अभी ऊपर चर्चा किया कि कई विषयों पर कहानियाँ लिखी गई और उन पर सिनेमा बनाने वालों ने प्रभावित होकर पिक्चर भी बना डाली। जैसे जैनेंद्र का परख है, परख पर भी पिक्चर बन चुकी है, आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो निबंध लिखे गए सामाजिक कुरीतियों पर, विडंबनाओं पर, सामाजिक दुर्दशा पर, आर्थिक विषमता पर, शोषितों के प्रति, गरीबों के प्रति जो समस्या प्रधान कहानियाँ लिखी जाने लगीं और जो पत्रिका को हाथों हाथ बिकने के लिए मजबूर करती रहीं ये कहानियाँ। तत्कालीन समाज में लोग इन कहानियों को बड़े चाव से पढ़ते थे और इन निबंधों को भी बड़े ध्यान से लोग सुनते थे और ध्यान से उसका मनन करते थे। ऐसे में महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, पद्म सिंह शर्मा नवीन, गोविंद नारायण मिश्र आदि उल्लेखनीय गद्यकार रहे हैं, जिन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से अपनी तो पहचान बनाई ही, समाज को, हिंदी प्रेमियों को, हिंदी के छात्रों को, हिंदी के प्रबोधियों को, बुद्धिजीवियों को एक नया आयाम गद्य का प्रस्तुत किया। वास्तव में इसी काल में समालोचना भी अपने आप में पूर्ण हो गई, शुरुआत हो गई। महान समालोचक भी इसमें पैदा हुए, जैसे रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास आदि लोग भी इस काल में पैदा हुए, जिन्होंने एक समालोचनक विधा को भी जन्म दिया। अर्थात सम धन आलोचना, समालोचना सम धन आ प्रत्यय धन लुच धातु में अन प्रत्यय लगा, आ उपसर्ग लगा करके और लुच धातु में अन प्रत्यय लगा करके ये शब्द बना है। इसमें सम माने बराबर, आ माने तक, लोचन माने आँख, यानी कोई भी पाठ्य सामग्री को समान रूप से अपनी आँखों तक लाकर उनका मूल्यांकन करना ही समालोचना है। सम आलोचना, बराबर आलोचना करना, केवल अच्छाई की नहीं अथवा केवल बुराई ही की नहीं कि ये रचना बड़ी खराब है अथवा ये रचना बड़ी अच्छी है, दोनों का सम्मिलन करके एक नई विधा का सूत्रपात हुआ, जिसे हम समालोचना कहते हैं। आलोचक का गुण भी कैसा होना चाहिए इस काल में बताया गया। इस प्रकार बताते चलें कि यह द्विवेदी युग पूर्णतः समृद्ध काल का युग हुआ हिंदी गद्य साहित्य के लिए। साथ ही साथ तमाम ऐसे भी चरित्र और तमाम ऐसे भी नायक पैदा हुए जिन लोगों ने अपने बहुमुखी प्रतिभा के बल पर हिंदी साहित्य का संवर्धन किया। हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र बाबू शिवनंदन सहाय ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र शिवनंदन सहाय ने लिखा। ऐसी तमाम समालोचनाएं और जीवनी विधा भी प्रकाशित हुई। साथ ही साथ द्विवेदी जी का महान जो प्रयास था वो कि सबको एक सूत्र में बांधकर खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत और सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखना और
लिखाना सिखाया। इस प्रकार द्विवेदी युग का यह महान पटाक्षेप तो नहीं हुआ, चलता रहा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि द्विवेदी युग से संबंधित कुछ विशेष बातें। जैसे द्विवेदी युग में पत्रिका सरस्वती प्रकाशन हुई, फिर 1903 में द्विवेदी जी इसके संपादक बने। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी गई और इसी समय डॉक्टर नगेंद्र जो महान समालोचक हुए हैं, इनका भी पदार्पण हुआ। नागेंद्र जी ने इन्हें इस काल को जागरण सुधार काल नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं भी रही हैं, जिनमें संपत्ति शास्त्र, जनकस्य दंड, रसज्ञ रंजन, सुकवि संकीर्तन, कवि और कविता, आत्मनिवेदन आदि रचनाएं लिख करके महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कालजयी रोग योग प्रस्तुत किया। भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एक रूपता के प्रबल समर्थक, भाषा के परिष्कार एवं परिमार्जन में महावीर प्रसाद द्विवेदी को हमेशा योगदान दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो लोग कहते थे कि हिंदी भाषा का टंकण नहीं किया जा सकता, लिपि उसे टाइप नहीं किया जा सकता, इसी काल में द्विवेदी जी और अन्य विद्वानों के प्रयोग से हिंदी साहित्य सम्मेलन में नई नई लिपियों का जो सुधार किया गया। जैसे बता दें कि अगर आप लोगों को पता होगा तो जो पुराने लोग समय के लोग हैं वो को प के रूप में लिखते थे। प लिख करके और नीचे एक रकार जैसा लगा कर और उसी प को मानते थे। अगर आ लिखना होता तो एक पाई देते थे, लेकिन इन लोगों ने सुधार किया और को ओम के आकार से लेकर के लिखा, फिर उसके आगे मात्रा, ऐसे तमाम। जैसे ल को लोग बांग्ला भाषा के ल की तरह लिखते थे, लेकिन बाद में ल का प्रयोग हुआ। इस प्रकार शिरोरेखा देते हुए द्विवेदी जी ने यह घोषणा किया कि हम ऐसी लिपि बनाएंगे, हिंद वो जो ब्राह्मी लिपि से और मिलती जुलती ही रहेगी, लेकिन उसे देवनागरी लिपि नाम दिया जाएगा। और देवनागरी लिपि क्यों नाम दिया गया इसका फिर हम चर्चा करें, क्योंकि ये देवनागर की लिपि है, अर्थात देवताओं की वाणी से लिया गया है, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। तो देवनागरी लिपि को भी मैं घोषणा करता हूँ, कौन, मैं, द्विवेदी जी, कि इससे भली भांति टाइप किया जा सकता है। फिर क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने, कलाकारों ने, इंजीनियरों ने टाइप के अक्षरों को टाइपिंग के लिए तैयार किया और टाइप होने लगे। आवाज़ तो खैर कंप्यूटर युग आ गया है, सारी चीज़ें आसानी, लेकिन सर्वप्रथम जो टंकड़ मशीन होती थी, केवल अंग्रेजी ही टाइप होती थी, उसके बाद हिंदी का टाइप मशीन तैयार हुआ और हिंदी के अक्षरों को नए नए सुधारों से दे करके लिखने में गति आई। टंकड़ शब्द को बढ़ाने के लिए उसमें हिंदी को भी लिखा गया। ये सबसे बड़ा सुधार लिपि संबंधी, वैज्ञानिक लिपि बनाने संबंधी सुधार द्विवेदी युग में हुआ। द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। राधाचरण गोस्वामी का श्रीदामा पौराणिक खंड काव्य है। शिवनंदन सहाय सुदामा पौराणिक है, ये भी। ब्रजनंदन सहाय उद्धव, ये भी कथा से संबंधित है। गंगा प्रसाद का रामाभिषेक, ये भी पौराणिक आख्यान है। गंगा प्रसाद गुप्त का वीर जयमल, ये ऐतिहासिक आख्यान है। और वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल, ये ऐतिहासिक कथा पर आधारित है। भगवती प्रसाद वर्मा का वृद्ध विवाह, ये सामयिक वर्णन है इसमें। लाला सीताराम का मृक्ष कटिकम, ये अनुवाद है संस्कृत से। सदानंद अवस्थी का नागानंद अनुदित रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी ने अपनी उस कहानी के अलावा तारा और रजिया बेगम जैसी भी कहानियाँ लिखी। गोपाल राम गहमरी ने सरकटी लाश, मासूम की भूल। लज्जा राम शर्मा ने आदर्श दंपति और आदर्श हिंदू लिखा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये वही हरिऔध जी हैं जिन्होंने प्रथम महाकाव्य लिखा खड़ी बोली में, उसका नाम है प्रिय प्रवास। उन्होंने ही उपन्यास में लिखा अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। कहानी का तो सूत्रपात ही हुआ और मानो क्रांति आ गई। तत्काल कई कहानियाँ लिखी गईं, जिनमें किशोरीलाल गोस्वामी का इंदुमती, लाला भगवान दिन का प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय, बंग महिला की धुलाई वाली और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, जिस पर हमने अभी चर्चा किया है। फिर इस काल में जीवन चरित्र भी लिखे गए। माधव प्रसाद मिश्र का विशुद्ध चरितावली, बाबू शिवनंदन सहाय का हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, शिवनंदन ही सहाय का गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधा कृष्णदास के बारे में लिखा, जो जीवनिक विधा के नाम से जानी जाती है। मेरे प्रतियोगी छात्रों, भाइयों, मित्रों, मेरे अग्रज अनुज
सभी को नमन करते हुए मैं आगे बताना चाहता हूँ कि अब द्विवेदी युग समापन की ओर है, समाप्त है। अब मैं कल छायावाद के बारे में और उस छायावाद के समय में कौन कौन से गद्य का प्रारंभ हुआ और किस शैली में हुआ, इसका वर्णन अगले सीरियल में करेंगे हम। सबको यथोचित नमन आशीर्वाद। उत्साहवर्धन के लिए पुनः कहना चाहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब कर